बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हुई हूँ एक नए नॉवल के साथ और नॉवल का नाम है लाल हवेली, जिसके राइटर हैं द बेस्ट नॉवेल्स। आइए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। हेरबी को मोरे, मुझे आगे पढ़ना है। आप प्लीज बाबा साईं और लाला से बात करें ना। सहर नादिया शाह के पास आकर बैठी और बोली, जो मुलाजमों से सर्दियों के कपड़े तरतीब से अलमारी में सेट करवा रही थी। उसे देखकर वो मुस्कुराई, मगर इसकी बात पर उनकी मुस्कुराहट सिमटी। सहर, आप जानती हैं ना, आपके बाबा साईं और लाला ने सख्ती से मना कर रखा है कि आप कॉलेज से आगे हरगिज नहीं पढ़ेंगी। तो इस जिद का मकसद? वो संजीदगी से बोली। तो सहर ने मुंह बिसोरा। मोरे, आगे पढ़ना मेरा शौक है। प्लीज आप एक दफा बात कर तो सही, नहीं तो मैं खुद बात कर लूंगी लाला से और बाबा साईं से भी। वो रोनी सूरत बनाकर बोली। तो नादिया शाह ने इसे घूरा। मैं उनसे बात करके डर नहीं सुनना चाहती, और ना ही आप उनसे बात करेंगी। आपके बाबा नाराज होंगे इस तरह। खानदान की बाकी बच्चियां भी तो खामोशी से घर में बैठी हैं। आप भी अब घरदारी पर दिल लगाओ, भूल जाओ इस पढ़ाई को। वो उसे समझाती हुई बोली तो उसने इनके गिर्द बाजू लपेटे। प्लीज मोरे, अब मेरी प्यारी मोरे है ना, बस एक दफा बाबा साई से बात कर ले। हजारों लड़कियां पढ़ती हैं यूनिवर्सिटीज में, मैं कोई अनोखी तो नहीं हूँ। वो होंठ बाहर निकाल कर बोली। तो नादिया शाह ने फिक्रमंदी से इसे देखा। वो बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, मगर अपने खानदान के रवायत से अच्छी तरह वाकिफ थी। अच्छा ठीक है, मैं आज आपके बाबा से बात करूंगी। मुझे यकीन है वो आपको इजाजत हरगिज नहीं मिलेगी, मगर आपकी खातिर मैं एक कोशिश जरूर करूंगी। वो मोहब्बत से इसे देखती मुस्कुरा कर बोली। तो इसका चेहरा चमक उठा। थैंक यू सो मच मोरे। मुझे पता था मेरी मोरे बहुत अच्छी है, मुझे इनकार नहीं करेगी। वो खुशी से बोली। तो उन्होंने दिल ही दिल में माशाल्लाह बोला था। इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी कि इन्हें खौफ महसूस हुआ था कि उसे कहीं इनकी ही नजर न लग जाए। अच्छा, अब आप जाएं, मुझे काम करवाने हैं। उनकी बात पर बस सर हिलाकर नीचे की तरफ बढ़ी। मैंने बात की थी तुमसे, जल्द ही मन्नत और सलार शाह का निकाह करके सादगी से रुखसती कर दी जाए। आगा साई की भारी आवाज ने लाउंज में खामोशी की फिजा कायम की। बाबा साईं, मैं तो इस वक्त आपके फैसले पर अपनी रजामंदी जाहिर कर चुका हूँ। सलमान शाह ने अपने पीछे खड़ी नूर शाह के हाथ में पानी का गिलास थामते संजीदगी से कहा। मुझे भी कोई एतराज नहीं आपके इस फैसले से। आप जब चाहें हमें बता दीजिएगा, हम तैयार हैं। मुराद शाह की बात पर आगा साईं ने इस्पात में सर हिलाया। मुझे बच्चियों की शादी ब्याह मामले में देरी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मन्नत के बड़े होने की खातिर अभी इसी के बारे में फैसला किया है। सलार शाह से मैं खुद बात कर लूंगा और मुझे यकीन है वो मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। आगा साईं कहते हुए उठकर मर्दान खाने की तरफ बढ़े। पीछे नादिया और नूर शाह अभी भी यूं ही बुत बनी अपने शौहरों के पीछे खड़ी थी। उनके खानदान में औरत के लिए ये कानून था कि जब शौहर काम से घर आए तभी भी सारे काम काज छोड़कर उसके पास खड़ी हो जाए। वो दोनों अब अपने शौहरों के उठने का इंतजार कर रही थी ताकि खुद भी यहाँ से हिल सके। आखिरकार जब मुराद शाह सोफे से उठे और अपनी शॉल नादिया शाह की तरफ बढ़ाई तो वो तेज तीर की तरह तेजी से इनके करीब हुई। शॉल उनसे थाम कर उनके दोनों कंधों पर फैलाई तो वो कमरे की तरफ बढ़ गए। पीछे सलमान शाह भी उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़े तो दोनों लंबे सांस लेती एक सोफे पर आ बैठी। मन्नत से बात की आपने? नूर बेगम के सवाल पर नूर शाह ने नफी में सर हिलाया। मुराद साई ने कहा था वो खुद बात करेंगे मन्नत से, इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। नादिया शाह की बात पर नूर बेगम ने सर हिलाया। दिख नहीं रही, दोनों कहाँ हैं? नूर बेगम ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। खाना खाकर सो गई थी। अब जानती तो हैं अमान को, उनका देर तक जागना पसंद नहीं। उनके जवाब पर नूर बेगम ने सर हिलाया। फिर कुछ देर बाद दोनों ही उठकर अपने अपने कमरों की जानिब चली आई थी। नादिया शाह कमरे में आई तो मुराद शाह बैठ के क्राउन से बैठे टेक लगाए बैठे थे, फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने गौर से अपने शौहर को देखा था। उनकी शादी को 32 साल हो गए थे, मगर आज तक इन्होंने कभी भी मुराद शाह को गैर संजीदा नहीं देखा था। सिर्फ वही, इनके खानदान के तमाम मर्द ही बेहद सख्त और संजीदा रहने के आदी थे। हालांकि इनकी बेटियां बहुत मासूम और शौक चंचल थी, मगर वो भी जानती थी कि हमारी शरारतें और मजाक
सिर्फ बाप भाइयों की गैर मौजूदगी की होनी चाहिए। वो दरवाजा बंद करती बेड के पास आकर खड़ी हुई तो इमरान शाह ने आंखों से इन्हें बैठने का इशारा किया। वो समझ चुके थे वो कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि जब भी नादिया शाह को कुछ कहना होता तो वो यूं ही हमेशा इनके करीब आकर बैठती थी और मुराद साहब खुद ही समझ जाते थे कि इन्हें कोई बात करनी है। वो अब नजरें झुकाए इनके घुटनों के पास बैठी उनको कॉल खत्म होने का इंतजार कर रही थी। दिल खौफ से कपकपा भी रहा था, मगर बेटी से किया वादा भी तो पूरा करना था। हालांकि वो इस बात से वाकिफ थी कि सहर को पढ़ाई की इजाजत कभी नहीं मिलेगी, उल्टा इनकी भी बेइज्जती होगी। कुछ देर बाद मुराद शाह ने मोबाइल साइड पर रखा और सीधे हो बैठे। कहिए, कुछ कहना है आपको? वो बोले तो नादिया शाह ने बमुश्किल नजरें उठाकर इनकी आंखों में देखा, जहां संजीदगी के अलावा कोई तासुर नहीं था। जी शाह साईं, दरअसल वो सहर जिद कर रही थी कि उन्हें आगे पढ़ना है, तो मुझे आपसे कहना था कि आप उन्हें पढ़ने की इजाजत दे दें। वो लड़खड़ाती हुई बोली, मगर नजरें नीचे ही थीं। उनकी बात पर मुराद शाह को बेहद नागवार गुजरी तो उन्होंने सख्त नजरों से इन्हें देखा। नादिया, आप जानती हैं ना, हमारे खानदान के कुछ कानून हैं, कुछ रवायत हैं। एक मुनासिब हद तक हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं ताकि इनमें शौर आ सके। आप जानती हैं, गांव में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मसलन हम इन्हें शहर भेज भी दें तो वहाँ लड़के लड़कियां साथ ही पढ़ते हैं। हम अपनी बेटियां यूं दूसरे शहर भेजकर अपनी इज्जत पर नाम नहीं आने देना चाहते। पढ़ाई के बाद कोई जॉब वगैरह तो करनी नहीं उन्होंने, फिर मकसद इतना दूर जाकर तालीम हासिल करने का। हानिया भी तो कॉलेज के आगे नहीं पड़ी। अब देखें माशाल्लाह किस तरह अपने घर में खुशबाश है। और मन्नत मन्नत की भी शादी हो रही है इंशाल्लाह। बाकी रही सहर, तो जल्दी इनके लिए भी कोई मुनासिब रिश्ता देखकर इनका भी बंदोबस्त करते हैं। आप मेरी जानिब से सहर को साफ इनकार कर दीजिएगा। ये बात हरगिज हरगिज मुनासिब नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, मगर ये बात बाबा साईं या अमान को पता चली तो वो तो ना बहुत नाराज होंगे। इसीलिए अब आप दोनों खामोश रहें। मुराद शाह ने इन्हें तफसील से समझाया था। वो खामोश हो गई। जी बेहतर, मैं सहर को समझा दूंगी, वो कहती उठकर अपनी तरफ आई और लेट गई। मुराद शाह भी अपनी साइड लेटे, दोनों पर कंबल लिया। शाह साईं शादी के बाद सलार मन्नत को हवेली में ही रखेंगे या शहर वाले बंगले में ले जाएंगे? वो फिक्रमंद सी बोली तो मुराद शाह ने इनकी तरफ देखा। हमें बस बेटी को रुखसत करना है, आगे उसके शौहर की मर्जी कहाँ रखे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो संजीदगी से बोले तो नादिया शाह ने दुख से इन्हें देखा। कितने कठोर थे वो जानती थी इनकी मजीद कोई भी बात इन्हें गुस्सा दिला सकती है, मगर वो बेटी की परेशानी से दोबारा इनकी तरफ मतवज्जो हुई। आपको लगता है एक माँ के लिए इतना आसान होता है अपनी औलाद को खुद से दूर कर देना? 19 साल संभाला है मैंने अपनी बच्ची को, अब यूं लापरवाह नहीं हो सकती। उनकी बात पर मुराद ने आंखें मूंद ली। आप पहली माँ नहीं है नादिया, ये दस्तूर दुनिया है कि बेटी पराई ही होती है। आप भी इस बात को कबूल कर लें। वो कहते हुए करवट बदल गए तो नादिया शाह ने इन्हें घूर कर देखा। चलो, पीठ पीछे घूर ही सकती थी। फिर वो दोबारा उठी और कमरे से बाहर निकली तो मुराद शाह ने आंखें खोलकर बंद दरवाजे को देखा। वो जानते थे अब वो सहर और मन्नत को प्यार करने गई होंगी। वो हमेशा रात को यूं ही इनके सोने के बाद उठकर इन दोनों के पास जाती थी और इन पर कुछ आयत पढ़कर फूंकती थी। वो उन दोनों को लेकर बेहद जज्बाती थी। उनकी जान थी अपनी बेटियों में। अमान से भी वो बेहद मोहब्बत करती थी, मगर उन दोनों से इन्हें ज़्यादा दिल लगी थी। अमान शाह तो वक्त कम होने की वजह से इनसे कम कम ही मिलता था, मगर वो दोनों सारा दिन इनके सर पर सवार रहती थी। नादिया शाह को अपनी तरबियत पर बहुत फख्र था। इनके तीनों बच्चे एक से बढ़कर एक थे। अब भी मन्नत को खुद से अलग करने का सोचकर ही उनकी तबीयत खराब सी होने लगी थी। वो आहिस्ता से उनके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में लाइट ऑन थी क्योंकि सहर को लाइट ऑफ करके सोने से खौफ आता था। वो बेड के करीब आई तो वो दोनों कंबल में छुपी गहरी नींद में सोई थी। नादिया शाह पहले सहर की तरफ आई, कंबल इसके मुंह से उतारकर इन्हें बेसाख्ता माशाल्लाह बोला था। वो नींद में भी कयामत ढा रही थी। घनी पलके गुलाबी रुखसारों पर बिछी बहुत खूबसूरत लग रही थी और इसके गुलाबी नर्म और नाजुक होंठ इस कदर खूबसूरत लग रहे थे जैसे खिलता हुआ गुलाब। उन्होंने झुककर इसकी पेशानी चूमी और फिर पीछे होकर इसके बाल समेटे जो इसके चेहरे पर आ रहे थे। इसके बाद वो इस पर कंबल ठीक करती दूसरी जानिब आई जहां मन्नत पाँव से सीने तक कंबल में छुपी आंखें बंद किए नींद की वादियों में गुम थी।
वो भी बेहद मासूम लग रही थी। वो दोनों इस कदर नाजुक थी कि तकिए में मुंह रखे ही दोनों के रुखसार हुए पड़े थे। नादिया शाह ने झुककर इसकी पेशानी चूमी तो वो हल्का सा कसमसा कर दोबारा सीधी हो गई। फिर शहजादियाँ, वो मोहब्बत से बोली, फिर उनके पास रखे सोफे पर बैठकर आयत पढ़ने लगी। आयत उन पर फूंक कर वो कमरे की हालत ठीक करती, ऐसे से दरवाजा बंद करती अपने कमरे में आई। मुराद शाह अब तक सो चुके थे तो वो भी आंखें बंद कर गई। यह है लाल हवेली, जो कलर का हार के करीब एक बड़े से गांव में मुकीम है। यह हवेली अपने नाम की तरह ही सुर्ख है। इसकी तमीर इसहाक शाह ने करवाई थी। ये गांव तकरीबन मुकम्मल ही इसहाक शाह की जागीर थी, मगर इन्हें गुजरे 30 साल हो रहे थे, इसलिए अब ये गांव इनके इकलौते फर्जंद अदनान शाह की जागीर है। अदनान शाह की बीवी का इंतकाल ही हो चुका है, जबकि इनके 2 बेटे और एक बेटी है। सबसे बड़े सलमान शाह, जिनकी शादी बीजान ने खुद अपनी मर्जी से नूर बेगम से करवाई थी। अब उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा सलार शाह 29 साल का हो चुका है और अब वो शहर में असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब करता है। इन्हें खानदानी तौर पर भी कोई कमी नहीं थी, मगर सलार शाह की ख्वाहिश थी कि वह असिस्टेंट कमिश्नर बने, इसीलिए इनकी बात की मान ली गई थी। वो ज्यादातर गांव में ही होता था, क्योंकि गांव से कुछ फासले पर ही इनका पुलिस स्टेशन था, तो वो आराम से ड्राइव करके आधे घंटे में ही वहां पहुंच सकता था। मगर कभी किसी केस की सूरत खराब होती तो वो शहर में मौजूद अपने बंगले में ही रह लिया करता। कुछ दिनों से इसका कोई अहम केस चल रहा था, इसीलिए वो 2 हफ्तों से हवेली नहीं आया था। पर्सनैलिटी की बात की जाए तो सलार शाह जैसा मुकम्मल बट ढूंढना मुश्किल ही था। इसकी जहाँ सामत बेहद परफेक्ट थी। लंबा कद, चौड़ा सीना, मजबूत बाजू। बेशक वो बहुत पुरकशिश जिसामत का हामिल था। इसके ब्लैक घने बाल हर वक्त जेल से सेट रहते थे, और अगर कभी वो हवेली में आम से हुलिये में भी घूम रहा होता तो इसके बाल माथे पर बिखरे हुए इसे बहुत हैंडसम बना देते थे। उसकी आंखें हेजल ब्राउन थी, जिनमें अलग ही चमक पाई जाती थी। खड़ी मगरूर नाक जो उसके हुस्न को 4 चांद लगाती। 90% लड़कियां तो इनकी नाक देखकर ही फ्लैट हो गई थी। इनके होंठ पिंक थे, मगर अब वो सिगरेट पीने पीने लगे तो होंठों के किनारे ब्राउन हो रहे थे, जो इसे मजीद पुरकशिश बनाते। हल्की बेड और घनी मूछें, वो बिल्कुल परफेक्ट शख्स था, मगर इसमें गुस्सा बेहद शिद्दत से पाया जाता था। हवेली में भी सबको कोशिश होती कि सलार शाह को गुस्सा नहीं आए, मगर जो कभी से गुस्सा आ जाता तो हवेली की दीवारें तक खिल उठती थी। वो भी हमेशा कोशिश करता था कि अपना गुस्सा पुलिस स्टेशन तक ही रखे, हवेली में नहीं लाए, मगर वो बेबस था कि वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसकी पर्सनैलिटी में अजीब मगरूरपन सा था, जो लड़कियों को उसकी तरफ मजीद खींचता। जब वो अपने पुलिस स्टेशन यूनिफॉर्म में हवेली दाखिल होता तो नादिया और नूरशाह तो इसकी नज़र उतार उतार कर ही आधी हो जाती थी। सलार शाह के बाद अल्लाह ने इन दोनों को हानिया की शक्ल में अपनी रहमत से नवाजा। वो अब 24 साल की हो चुकी थी। वो भी खानदानी हुस्न लेकर ही दुनिया में आई थी। बड़ी बड़ी जट ब्लैक आंखें, घनी पलकें, घनी शेप्डा ब्राउन आईब्रो, लंबे ब्लैक सिल्की बाल, मुनासिब कद काठ और जिसामत, सफ़ेद गुलाबी रंगत, नॉर्मल नाक और गुलाबी बारीक होंठ। वो भी बेशक हुस्न का मुकम्मल पैकर थी। इनके एफएससी की थी, फिर तालीम को खैराबाद कह दिया था, क्योंकि इनके खानदान के मर्द सिर्फ मर्दों के लिए ही ओपन माइंडेड था, औरतों के लिए हरगिज नहीं। खानदानी सैयद थे, औरत के लिए बेहद सख्त। फिर सलमान शाह से छोटी इकरा शाह थी, जिनकी शादी गांव के ही एक रईस खानदानी लड़के से हुई थी। अब उनका सिर्फ एक ही बेटा था, इफ्राहिम शाह, जो 28 साल का नहायत घटिया और गंदी नेचर जहानत का मालिक शख्स था। अब आखिर में मुराद शाह, जिनकी शादी नादिया शाह से हो गई थी। इनका सबसे पहले बेटा हुआ, जिसका नाम अमान शाह रखा गया, और अब 30 साल का है। शाह खानदान के बाकी अफराद की तरह वो भी अपना अलग ही चाम रखता है। ऊंचा कदकाठ, सुर्ख सफेद रंगत, खड़ी ऊंची नाक, सुर्ख अनाबी होंठ, हल्की दाढ़ी, जबकि मूछें घनी ही थी। वो भी बेहद हैंडसम है। अमान शाह खानदानी बिजनेस ही देखता है। 5 माह पहले ही इसकी शादी इसकी मुकम्मल ख्वाहिश से हानिया से हुई थी। अमान शाह की बचपन से ही वो डरपोक सी लड़की बेहद प्यारी लगती थी। उम्र के साथ साथ इनकी मोहब्बत बढ़ती ही गई थी। इसने अगर से इसे बात की और बगैर किसी मुश्किल के अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपनी दरस्त में ले लिया। अमान के बाद मन्नत है, जो 19 साल की नहायत प्यारी सी गुड़िया है। इसका रिश्ता आगासाई के फैसले से सलार शाह से हो चुका है। वो अभी तक इस रिश्ते से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, जबकि ये रिश्ता खासतौर पर सलार शाह की ख्वाहिश से ही हुआ है। सलार को पता ही नहीं चला कब वो अपना दिल इस मोम सी गुड़िया पर हार बैठा, मगर जब इसे अपने एहसासात का एहसास हुआ तो इसने बगैर किसी हिचकिचाहट से आगासाई से बात की
कि वो अपनी मोहब्बत को अपनी ज़ौजियत में लेना चाहता है। आगा साईं को इस फैसला बेहद पसंद आया था। उनकी भी यही दिली ख्वाहिश थी कि घर की बच्चियां घर ही रहें। अब सबसे आखिर में इनकी बेटी सहर शाह है, जो खानदान की सबसे छोटी बेटी है। वो भी बहुत हसीन है। मासूम सी नजाकत से भरपूर वो लड़की अब आगे बढ़ना चाहती है, जो मुमकिन नहीं। वो अभी सिर्फ 17 साल की है और बहुत जोशो खरोश से अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन वो इस बात से नावाकिफ है कि जल्द ही किस्मत इसे आजमाइश में डालने वाली है। आज सलार शाह आ रहे हैं हवेली, तो मैं सोच रहा हूँ इसी हफ्ते ही हमें चाहिए कि अपना फर्ज निभा दिया जाए, आगा सही ने संजीदगी से कहा। तो सलमान और मुराद शाह ने इन्हें देखा। जी बेहतर बाबा साईं, आप सलार से बात कर लीजिएगा, सलमान शाह ने अदब से कहा। तो मुराद शाह ने भी इस बात में सर हिलाया। चलो मैं करता हूँ बात। मुराद, एक दफा मन्नत से बात कर ले, बाद में इसको अचानक खबर परेशान ना हो जाए। आगा साई की बात पर मुराद साहब ने इस बात में सर हिलाया। जी जरूर, वो बोले। तो आगा साई इन दोनों को खुदा हाफिज कहते मुलाजिम के साथ खेतों की तरफ बढ़ गए। पीछे वो दोनों भाई बातें करने लगे। अस्सलाम वालेकुम। सलार शाह की सहर अंगेज आवाज पर लाउंज में तमाम अफराद ही खुशी से उठ खड़े हुए। सबसे पहले आगा साई ने आगे बढ़कर इसको सीने से लगाया। उनके बाद वो अपने बाबा और चाचू से मिलने के बाद अमान शाह से मिला और फिर वो सबको फरामोश करता नूर बेगम तक आया और उन्हें खुद से लगाकर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। अब बाकी सब मर्द दोबारा बैठ चुके थे। जब उनकी नजर कुछ फासले पर खड़ी उन तीनों पर गई तो दिल का धक धक करने लगा था। कैसी है मेरी गुड़िया? वो मोहब्बत से हानिया को सीने से लगाकर बोला। तो वो मुस्कुराई। मैं ठीक लाला, वो आहिस्ता से बोली। तो सलार ने उसके साथ नजरें झुकाए खड़ी इन दोनों बहनों को देखा था। बेशक इन दोनों और इसकी एज में बहुत डिफरेंस था, मगर फिर भी वो दोनों कभी इससे ज्यादा फ्री नहीं हुई थी। आगे चाहे या जो भी करे, सलार शाह ने कभी इन्हें कोई शरारत ये इस किस्म का कुछ भी करते नहीं देखा था। वो एक नजर मन्नत के चांद से चेहरे पर डालता, वापस मुड़ा और अमान शाह के साथ बैठ गया। नादिया, बच्चियों को लेकर ऊपर जाएं। आगा साईं के इशारे पर मुराद शाह ने नादिया बेगम को मुखातिब करते हुए संजीदगी से कहा। तो बस बात में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। वो तीनों भी हैरान हुई कि इन्हें क्यों ऊपर भेजा जा रहा है। नादिया और नूर शाह के पीछे वो भी ऊपर की जानी बढ़ी। तो सलार ने हैरत से आगा साईं को देखा। सलार, मुझे बात करनी है आपसे, आगा साईं रौब से बोले। तो सलार उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जी आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। हम आपकी शादी का सोच रहे हैं। सादगी से शादी होनी है, तो इसीलिए हम इसी हफ्ते का सोच रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? उनकी बात पर सलार ने चौंक कर इन्हें देखा था। इनके दादा साहब को तो इनसे भी ज्यादा जल्दी लगी थी इनकी शादी करने की। आगा साईं, मेरा एक केस चल रहा है, 2-3 माह तो आराम से लग सकते हैं, वो संजीदगी से बोला। तो सबने इसे देखा। बेशक ये तो आपका शोभा है, चलता ही रहेगा। आप मन्नत को निकाह में ले लें और साथ शहर ले जाएं। अब जल्द से जल्द अपने पोते को देखना चाहता हूँ, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोले। तो सलार शाह ने सर हिलाया। अभी तक तो मन्नत को बताया ही नहीं गया था कि वो जहां तक वो उसे जानता था, वो इसे बिल्कुल भाइयों जैसा समझती थी। अब जाने ये सब इसे कैसे समझाएंगे इतना जल्दी। आप भी बिजनेस से ज्यादा बीवी को टाइम दिया करें, ताकि अगसा की ख्वाहिश पूरी हो सके, सलार शाह ने पास बैठे अमान के कान के करीब झुकते हुए सरगोशी में कहा। कुछ तो शर्म कर लो, सबके सामने ऐसी बातें करते। अमान शाह ने इसको शर्म दिलानी चाहिए थी, जो इसमें हरगिज नहीं पाई जाती थी। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, आंख दबाकर बोला था। अमान ने इसे घूर कर देखा, फिर रुख अपने बाबा की तरफ किया। वो कुछ कह रहे थे। मन्नत बच्चे, आपको आपके बाबा साईं बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाए। नादिया शाह उनके कमरे में दाखिल हुई और कहा। मन्नत जो अभी बात लेकर आई थी, बालों को टॉवल से पहुंच रही थी। उनकी बात पर हैरत ज्यादा हुई, क्योंकि मुराद शाह ने इन्हें जब भी अपने कमरे में बुलवाते थे कोई खास बात ही होती थी। मोरे, कोई जरूरी बात है क्या? वो ताजुब से बोली। तो उन्होंने नफी में सर हिलाते हुए लालमी का इजहार किया। ओके चलें, मैं दुपट्टा लेकर आती हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। तो नादिया शाह सर हिलाती हुई कमरे से निकली। उनके जाते ही मन्नत दुपट्टा अच्छे से ओढ़ती हुई निकली। सहर इस वक्त हानिया का रूम में गई हुई थी। वो दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई तो एक सोफे पर मुराद शाह और नादिया शाह संजीदा से तासुर लिए बैठे थे। जी बाबा साईं, आपने बुलाया? वह सर झुकाती एहतराम से बोली। तो मुराद शाह ने इस बात में सर हिलाते उसके सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। हम सबने आपका रिश्ता सलार शाह से तय कर दिया है, उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा, और अगर कोई दिक्कत है
तो आप अभी मुझे बताएं, फौरब से बोले थे, मगर उनके अल्फाज मन्नत पर हैरतों के पहाड़ तोड़ गए। क्या वो कभी ऐसा सोच भी सकती थी? वो तो इन्हें हमेशा अपने लाला जैसा समझती थी, और वो तो थे भी इंतहाई सख्त और गुस्से वाले। इसे तो इनसे बात किए भी काफी काफी महीने गुजर जाते थे, और बात होती भी तो सलाम तक ही महदूद रहती थी। इसकी आंखों में अचानक से पानी जमा हुआ था। आज पहली दफा उसके बाबा साईं ने इसकी राय जानना चाहिए थी, तो वो भला कैसे इनकार करती। नहीं बाबा साईं, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लोग यकीनन बेहतर फैसला करेंगे। और नजरें झुकाए ही बोली थी, मगर नादिया शाह उसके दिल का हाल जान चुकी थी। वो जानती थी इसके लिए ये सब मुश्किल है, मगर इन्हें अपनी बेटी के जवाब पर फख्र महसूस हुआ था। यानी इसने आज भी अपनी माँ की तरबियत का मान रख लिया था। शाबाश, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी। कुछ दिनों में आप दोनों का निकाह कर दिया जाएगा और आपको सलार शाह के साथ शहर जाना होगा। वो उनकी शाबाश पर बेहद खुश हुई थी, क्योंकि इसके बाबा को ज्यादा बात बढ़ाने की आदत नहीं थी। तो इसे यही लगा था कि वो इसके फैसले की तारीफ हरगिज नहीं करेंगे। लेकिन की अगली बात पर ही वो दुखी हुई, मगर फिर भी सर हिलाकर खामोशी बैठी रही। अब आप जा सकती हैं, वो संजीदगी से बोले तो वो आहिस्ता से उठकर बाहर निकल गई। इसके जाते ही नादिया शाह भी सोफे से उठती जाने लगी, जब अचानक मुराद शाह ने इनका बाजू थाम लिया। आप उनके पीछे नहीं जाएंगी, वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। उनकी आंखों में देखते बोले तो उन्होंने सर हिलाया। शाह साईं, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, कम से कम उसे ये सब कबूल करने के लिए 1 महीना तो दें। वो 1 हफ्ते में कैसे खुद को राजी करेगी? वो इल्तिजा करती हुई बोली तो मुराद शाह ने इनकी तरफ देखा। बाबा साईं का फैसला है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी 5 दिन हैं, आप इन्हें सब कुछ समझा दीजिएगा। वो कहती उठकर कमरे से बाहर निकल गए, तो नादिया बेगम भी एक गहरा सांस भरती बेड तक सोने के लिए आई। मुराद शाह के आज कुछ मेहमान आए थे, तो उन्होंने रात मर्दान खाने में ही रुकना था। मन्नत, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप मेरी भाभी बनने वाली हैं? इतनी क्यूट छोटी सी भाभी। हानिया और सहर खुशी के मारे इनके कमरे में आई, और हानिया ने पुरजोशी से कहा। इसके लहजे में मन्नत ने नजर झुका ली थी। क्या हुआ मेरी प्यारी सी बहन, खुश नहीं है क्या? सहर इसके पास बैठी इनका हाथ थामकर बोली, तो मन्नत ने बेबसी से इनको देखा। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती, ये सब अचानक कैसे? वो दुख से कहती, आखिर में बात अधूरी छोड़ती फिर से चेहरा झुका गई। मुझे पता है यार, आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा, लेकिन अब वक्त है ना आपके पास, आप सोच लें। मेरी दफा भी आगा सही ने अचानक ही फैसला किया था। हानिया मोहब्बत से इसे समझाती हुई बोली, तो इसने देखा मेरे लाला बहुत पोलाइट नेचर है, जबकि आपके लाला उफ, कोई बहुत ही खड़ूस है। वो दुख से कहती इतनी मासूम लग रही थी कि सहर और हानिया जोर से खिलखिलाई। अब हंस क्यों रही हैं आप लोग? वो तंग आती बोली, तो दोनों ने मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की, मगर इनका फूला मुंह देखकर दोनों जोर जोर से हंस दी। आराम से हंसे, साथ ही लाला का कमरा है, डांट पड़ जाएगी, मन्नन ने कहा। तो फौरन दोनों की हंसी को स्टॉप लगा। अमान शाह को लड़कियों को ऊंचा बोलना और हंसना बेजा कदर जहर लगता था। वो तीनों ही वाकिफ थी। मन्नत मोरे बता रही थी, शादी के बाद आप शहर वाले बंगले में चली जाएंगी, मतलब फुल प्राइवेसी। ओहो, हानिया शौक लहजे में बोली, तब मन्नत ने इसे घूरा। कुछ तो ख्याल करें, ये भी बच्ची है जिसके सामने आप ऐसी बातें कर रही हैं। मन्नत शहर की तरफ इशारा करती हुई बोली, तो शहर ने नजरें इधर उधर दौड़ाते ऐसे शो किया जैसे इसने कुछ सुना ही नहीं। ओके भाई, अब मैं चलती हूँ। वैसे भी अमान से बात करूंगी कि कल हमें शॉपिंग पर ले जाए। हानिया उठती हुई बोली, तो शहर ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। इनके जाने के बाद मन्नत अचानक शहर के सीने से लगी। मैं बहुत परेशान हूँ शहर, अचानक ये सब कैसे होगा? वो दुखी लहजे में बोली, तो शहर भी अपनी बहन को दुखी देखकर रोने वाली हुई। जब उनका एक आंसू टूटकर मन्नत के कंधे पर गिरा, तो मन्नत फौरन इनसे लगी। शहर रोने की कोई बात नहीं है, अब आप ऐसे क्यों रो रही हैं और मुझे भी रुला देंगी? वो मुस्कुराती हुई बोली और फिर शहर के आंसू साफ किए। मन्नत, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। वो दोबारा मन्नत के कंधे लगती बोली, तो वो भी नम आंखों से मुस्कुराई। मैं अपनी गुड़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप परेशान नहीं हो। वो मोहब्बत से बोली और फिर इसने शहर का सर अपनी गोद में रखा और इससे बातें करने लगी। 1 घंटे बाद दोनों ही सो चुकी थी। मिल गई फुर्सत मेरी बीवी को कमरे में आने की। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, अमान मस्ती गुस्से से बोला, तो वो मुस्कुराकर इसकी तरफ आई। दिल तो नहीं कर रहा था आपके पास आने का, मगर आप पर रहम खा कर आ गई।
वो बेड पर इसके पास बैठती हुई बोली तो अमान ने उसे खींचकर अपने ऊपर गिराया। मोहतरमा, आपका शुक्रिया कि आपने मुझ पर रहम खाया, मगर मेरी तरफ से माजरत। मैं आज रात आप पे बिल्कुल रहम नहीं खा सकूंगा, वो मायनी खेजी से कहता हानिया के होश उड़ा गया। इसने अमान से दूर होने की कोशिश की तो इसकी गिरफ्त मजीद सख्त होती गई। आगा सही को बड़ी शिकायत है मुझसे कि मैंने अभी तक इन्हें कोई पोता पोती नहीं दी है, वो मुस्कुराकर शरारत से बोला तो हानिया शर्म से सुर्ख हुई। इसलिए आज से मैं आगा साई की शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वो बेबाकी से कहता इसकी तरफ देखने लगा जो दोनों हाथ सख्ती से इसके कंधे पर रखे इससे लेटी थी। मुझे कपड़े चेंज करने हैं, वो इनकी बोलती नजरों को ताप ना लाते हुए नजर चुराकर बोली। वो जानता भी था कि वो नाजुक जान इसकी शिद्दतें नहीं सह पाती थी, मगर वो भी खुद को काबू करने से कासिर था। कोई जरूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, सुबह एक ही दफा कर लीजिएगा, अमान शाह ने कहते साथ ही उसका दुपट्टा गले से निकालकर साइड पर रखा। तो वह मजीद शर्माती बिल्कुल इससे चिपक गई ताकि वो इसके वजूद की रानाया ना देख पाए। हानिया, आप तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हैं यार, वो इसे शोखी से कहकर शर्मिंदा कर गया। वो नरमी से इस पर से हटती बेड पर उससे करवट बदल कर लेट गई। अब वो गहरे गहरे सांस लेती खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। अमान शाह ने मुस्कुराकर इसके हचकोले खाते वजूद को देखा। अमान को उसके शर्मो हया बेहद अट्रैक्ट करता था। इसने भी करवट हानिया की तरफ ली और खिसक कर बिल्कुल इसके करीब हुआ। यार, अब तो हमारी शादी को 6 महीने होने वाले हैं, आप अभी भी आदी नहीं हुई, वो जानबूझकर इसे तंग करता बोला। अचानक अमान शाह के मजबूत लम्स पर अपने पहलू पर पाते वो आंखें सख्ती से मीच गई। अमान, आपकी इन हरकतों की वजह से मुझे बहुत शर्म आती है, मैं सारा सारा दिन आपकी फेस भी नहीं कर पाती। इसने मासूमियत से अमान को अपनी परेशानी से आगाह किया। तो अमान का दिल क्या कि दिल खोल कर हंसे, मगर वो हंसकर इसे मजीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। हानिया इधर मेरी तरफ देखे तो सही चंदा, वो मोहब्बत से बोला। तो हानिया ने हिचकिचाकर रुख इसकी तरफ किया, जबकि नजरें अभी भी बिल्कुल झुकी थी। एक तो दुपट्टा मौजूद ना होने की वजह से वो मजीद कंफ्यूज हो रही थी। दिन में तो बड़ी बहादुर बनी होती हैं आप, फिर रात को क्यों इतना शर्माती हैं मुझसे? वो मुस्कुराकर इसकी तरफ देखता बोला। तो उसने लबों पर जुबान फेरते इन्हें तर्क किया। अब वो क्या कहती कि रात को आप जो इस कदर बेबाक हो जाते हैं? मुझे नहीं पता, वो कहती हुई अचानक से चेहरा तकिए में छुपा गई थी। अब उसकी पतली कमर अमान के बिल्कुल सामने थी। अमान ने उसके कमर को देखा तो अचानक गुस्सा आया, क्योंकि हानिया ने जो कमीज पहन रखी थी वो बेहद टाइट थी, जिसकी वजह से उसकी कमर का बल भी बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था। अमान को लड़कियों की इस किस्म की ड्रेसिंग शदीद नफरत थी और ये बात साफ साफ लफ्जों में हानिया को समझा भी चुका था। इसके बावजूद इसका ये ड्रेस देखकर अमान को अपना दिमाग घूमता महसूस हुआ। हानिया अब उसकी नजरों की तपिश अपनी कमर पर पाती शिद्दत से कांप रही थी, जबकि तकिया को दोनों मुट्ठियों में सख्ती से दबोच रखा था। ये क्या बेहुदा लिबास पहन रखा है? वो शदीद गुस्से से चीखा तो हानिया अचानक ही सीधी हुई। अमान के सख्त तासुरात देकर इसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। वो अमान, ये मेरी फेवरेट ड्रेस थी, मगर अब मैं पहले से थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ, इसीलिए ये टाइट हो गई, नहीं तो पहले बिल्कुल ठीक थी। इसने लड़खड़ाते हुए अपनी वजाहत पेश की, जिस पर अमान शाह मजीद तप उठा। अगर आप जानती हैं कि ये ड्रेस आपको अब फिट नहीं तो आपने इसे पहना ही क्यों? और भी तो सबके सामने दिन आप इसी ड्रेस में घूमती रही हैं हानिया, आपको जरा एहसास है? वो इसे गुस्से से घूरता ऊंची आवाज में बोला। तो हानिया ने निचला होंठ दांतों में दबाया। मैंने नीचे अच्छे से दुपट्टा ले रखा था, आहिस्ता आवाज में मिनमिनाई तो अमान ने से मजीद घूरा। इस बात से तो मैं अच्छे से वाकिफ हूँ कि आप दुपट्टा कितना अच्छे से लेती हैं, इसने मीठी सी आवाज में तंज किया। तो हानिया ने नजरें चुराई। आइंदा नहीं पहनूंगी, वो नजरें झुकाए आहिस्ता से बोली। अभी भी कोई कसर रह गई है इसे पहनने वाली? इसने तंज किया, इसकी तरफ देखने लगी। आइंदा मैं आपको इस किस्म के लिबास में हरगिज ना देखूं, और अगर कभी मैंने देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। वो इसे खामोश देकर बोला और फिर अचानक ही उसे सीधा करके इसे खुद से लगा गया, जबकि उसकी इतनी डांट के बाद इस हरकत पर हानिया ने गुस्से से इसे देखा। मैं जानती हूँ आपसे बुरा कोई है भी नहीं,
वो इसके सीने में मौजूद बटनों से खेलती हुई बोली तो अमान मुस्कुरा दिया। अच्छी बात है, आपको पता होना भी चाहिए। मगर बीवी यार, अभी तो मैंने अपना बुरापन आपको दिखाया ही कहाँ है। किसी दिन बुरा बन गया ना तो आप अपनी खैर मनाइएगा। अमान संजीदगी से सुलगते लहजे में बोला और अचानक होंठ इसके गर्दन की हड्डी पर रखे। हानिया तो इसके सुलगते लम्स पर बेचैन होती आंखें मीच गई। फिर सारी रात उस नाजुक के जाने अमान की शिद्दतें, गुस्सा, थकावट सब कुछ अपनी मौमी वजूद में सहा था। सुबह ही इसकी जान बख्शी हुई तो वो भी खुदा का शुक्र करती आंखें मूंद गई। मुराद साकिब शाह का फोन आया था। कुछ देर पहले अजमल का इंतकाल हो गया है। आगा सही ने खाने की टेबल पर बैठते मुराद शाह को मुखातिब किया और इन्हें अपने किसी अजीज की मौत का बताया। ओह, यूं अचानक कैसे? तो हैरत से बोला। इन्हें ये बात सुनकर दुख हुआ था। अचानक ही रात को दिल का दर्द सा उठा उसे। अभी वो लोग कुछ कहते कि वो इंतकाल ही भाग गया। अल्लाह जन्नत में आला मुकाम दे। मेरे ख्याल से हमें नाश्ते के बाद चलना चाहिए। नादिया और नूर अभी तैयार हो जाए, सब साथ चलेंगे। मुराद शाह की बात पर तो उन्होंने सर हिलाया था, जबकि बाकी सब खामोश बैठे थे। टेबल पर इस वक्त सिवाय मन्नत के सब मौजूद थे। नादिया और नूर ही नहीं, हानिया भी हमारे साथ चलेंगी। अब लोग अमान शाह की बीवी की हैसियत से जानते हैं, तो अमान शाह की बीवी को गांव के तमाम खुशी और गम के मौके पर मौजूद होना चाहिए। इसलिए आज से आप लोग जहां भी जाएंगी, हानिया आपके साथ जाया करेगी। अफसर की बात पर हानिया ने बुरा सा मुंह बनाया था। वो इतनी गैदरिंग में जाने से कंफ्यूज हो जाया करती थी, मगर वो जानती थी अब ये जिम्मेदारी है कि गांव के हर दुख सुख में इसे शरीक होना है। जी बाबा सही आपने बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सलमान शाह ने भी इसकी हामी हामी लाते हुए कहा। मन्नत कहाँ है? नाश्ते पर क्यों नहीं आई? मुराशा नादिया शाह की तरफ देखते सवालिया अंदाज में बोले। वो उनकी जरा तबीयत नासाज थी, इसीलिए आराम कर रही हैं। उनके जवाब पर सभी फिक्रमंद हुए। क्या हुआ है मन्नत की तबीयत को? नूर शाह परेशानी से बोली तो नादिया शाह ने सबसे नजर चुराई थी। मुराद शाह ने एक गहरी नजर इन पर डाली तो इन्हें अंदाजा हो गया था कि मन्नत को क्या हुआ है। पता नहीं भाभी, वो इधर उधर देखती हुई बोली। फिर सबने खामोशी से नाश्ता खत्म किया। नादिया, कमरे में आए, मुझे कपड़े निकाल दें। मुराद शाह कहते हुए अपने कमरे की जानी बढ़े तो नादिया शाह भी उनके पीछे आई। वो कमरे में आई तो सामने मुराद साहब खड़े उंगली से पेशानी मसल रहे थे। क्या हुआ शाह साईं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो परेशानी से इनके करीब आती हुई बोली तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। नादिया यहाँ बैठे। उन्होंने सोफे की जानिब इशारा किया तो वो हैरान सी होती बैठ गई। कुछ सोचने के बाद वो खुद भी उसके साथ आकर बैठे। मैं मन्नत का वालिद हूँ। हमारे खानदान की बच्चे अपने वालिद से ज़्यादा फ्रैंक नहीं होती। मैंने भी कभी अपनी बेटियों को अलग अहमियत नहीं दी। इसीलिए मैंने कभी किसी तरद्दुद के उस रात मन्नत को इनके रिश्ते का बता दिया था। मैं चाहता हूँ ये बात उनसे करने के लिए आपसे भी कह सकता था, मगर क्योंकि मैं जानता था वो मुझे इनकार नहीं कर पाएंगी, इसीलिए मैंने ये बात उनसे खुद कही थी। और मुझे नाज है अपनी बेटी पर, जिन्होंने मेरे फैसले का मान रखा। वो मुझसे ज़्यादा फ्री नहीं है तो मुझसे कुछ शेयर नहीं करती, और सहर अभी बच्ची है तो वो उनसे भी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मगर नातिया, आप उनकी माँ हैं, आप जाएं और इन्हें प्यार और मोहब्बत से समझाएं कि सलाह उनके लिए बेहतरीन है। मुझे यही लगता है कि वो बहुत नाजुक दिल हैं, इसीलिए इस बात का दिमाग पर सवार कर लिया है और इसी वजह से वो बीमार हो गई हैं। आप साकिब साहब के घर से वापस आते ही उनके पास जाएं और उनसे से ज़्यादा वक्त गुजारें ताकि वो आपके साथ खुलकर अपनी बात कह सकें। वो इन्हें समझाते हुए इनकी तरफ देखने लगे थे, जहाँ इनके चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। वो तो हमेशा यही समझती की थी कि उनके शौहर इनकी बेटियों से बिल्कुल गाफिल रहते हैं, मगर आज उनकी मिन्नत के लिए इस कदर फिक्र देखकर नादिया शाह को सुकून मिला। जी मैं बात करूंगी मन्नत से। दरअसल इन्हें आपके फैसले पर कोई शक या मसला नहीं है, वो बस सिर्फ हम सबसे अलग होना कबूल नहीं कर पा रही। मैं इन्हें समझाऊंगी, वो आती जाती रहा करेंगी। उन्होंने कहा तो राशा उठ खड़े हुए। आप जल्दी से तैयार हो जाए, हमें चलना है। वो कहते हुए कमरे से निकल गए तो नादिया बेगम भी मुस्कुराकर अलमारी से कपड़े निकालने लगी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। फी अमानिल्लाह।